गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्यारे साथियों, आप लोगों के संदेश प्राप्त हुए और उन संदेशों का जवाब देने के लिए मैं आप लोगों के बीच में हाजिर हूँ। आज जो आप लोगों की रिक्वायरमेंट है, आप लोगों की जो आप लोगों ने जो कहा है कि आपको क्या चाहिए, मुझसे क्या चाहिए, उसी के जवाब में मैं आ गया हूँ। आपने प्रश्न किया था कि जो ये विंशोत्तरी जो दशा होती है, विंशोत्तरी दशा के बारे में आप सब लोग बेहतरीन जानते होंगे। तो ये जो विंशोत्तरी दशा होती है, आपका जो प्रश्न था उसी प्रश्न का जवाब देने के लिए आया हूँ। विंशोत्तरी जो दशा होती है यह 120 वर्ष की ही क्यों होती है? आपका प्रश्न यही था, 120 वर्ष ही क्यों? तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि 120 वर्ष ही क्यों होती है। हम इसके लिए पहले हमें बहुत सारी चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। जब हम इन बहुत सारी चीज़ों को पढ़ेंगे तो हमें यह पता लगेगा कि विंशोत्तरी 120 की विंश उत्तरी यहाँ पे नाम से स्पष्ट हो गया है कि ये 120 वर्ष की है। लेकिन ये 120 वर्ष की कैसे बने? चक्कर ये सूर्य जो सूर्य है, सूर्य की हमने महादशा 6 वर्ष आंकी, 6 वर्ष, तो ये 6 वर्ष क्यों आंकी, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलते हैं, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का जो हमारा प्रकरण है वो है कि विंशोत्तरी दशा 120 वर्ष की क्यों। पूरी मानव जाति में एक ज्योतिषाचार्य ही सही अर्थों में भगवान का एक दूत है, एक मार्ग निर्देशक, आवश्यकताओं में काम आने वाला मित्र और एक दार्शनिक होता है। देवी और देवताओं के बाद उसकी गिनती होती है। यहां पर लिखा है देवी और देवताओं के बाद, क्योंकि हम अपनी समस्याओं को लेकर भगवान के पास जाते हैं और उन्हीं समस्याओं को लेकर सभी लोग ज्योतिष अर्थात हमारे पास आते हैं ताकि उन्हें उनकी समस्याओं से निराकरण मिल सके। उसकी गिनती होती है क्योंकि ज्योतिष एक देवीय शास्त्र है। ज्योतिष के बारे में बात की जाए, ज्योतिष एक देवीय शास्त्र है। कदाचित किसी भी जातक के द्वारा पूछे जाने वाला सामान्य प्रश्न निम्नलिखित प्रश्नों में से एक हो सकता है। वो प्रश्न क्या हो सकता है कि मेरी नौकरी कब लगेगी? पहला प्रश्न है मेरी नौकरी कब लगेगी। 90% जो लोग आते हैं जन्मपत्रियां लेकर के, वो इस प्रश्न को पूछते हैं, या जो कार्य को मैं करने जा रहा हूं उसमें मुझे सफलता मिलेगी या नहीं, मिलेगी तो कब मिलेगी, क्या मुझे कभी रोग से मुक्ति मिलेगी, क्या मुझे कभी रोग से मुक्ति मिलेगी, मैं बीमार हूं। और ये भी पूछा जा सकता है कि मैं किस रोग से पीड़ित हूं, मैं किस रोग से पीड़ित हूं, क्या मैं कभी वर्तमान परेशानी से मुक्त हो पाऊंगा, यदि हाँ तो यह परेशानी कब समाप्त होगी। ये है आपका टाइमिंग, है ना। हम क्या कहते हैं कि बस थोड़े दिनों की बात है और आपको ये उपाय बता देते हैं वगैरह, लेकिन यह है टाइमिंग, कब तक समाप्त होगी। इस अशुभ समय का कारण क्या है कि मेरी परेशानी क्यों है, मैं ऐसी परेशानियों से क्यों पीड़ित हो रहा हूं, क्या ऐसी परेशानी को दूर करने के लिए कोई परिहार मतलब उपाय, क्या कोई उपाय है क्या। इन सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे। ये तो कुछ प्रश्न थे, इसके बाद भी मैंने अपने विवेक अनुसार कुछ और प्रश्न भी लिखे हैं, उन प्रश्नों की बात करते हैं। जैसे मेरा विवाह कब होगा, इसके अलावा मेरे पुत्र का विवाह कब होगा, मेरी पुत्री का विवाह कब होगा, कई प्रकार के यहाँ पर प्रश्न आपके सामने आ सकते हैं।
ठीक है, मेरे पुत्र पुत्री का विवाह कब होगा हमने ऊपर लिख दिया है। क्या मैं कभी संतान प्राप्त करूंगा? मैं जिस लड़की या लड़के से प्रेम करता हूं या करती हूं, क्या उससे विवाह कर सकता हूं? यदि हां तो मुझे कैसे परिणाम मिलेंगे? यदि नहीं तो क्यों नहीं? क्या मेरा व्यापार चमकेगा? मैं हानियों को लाभ में कैसे परिवर्तित कर सकता हूं? उपरोक्त प्रश्नों की मात्र एक ऐसी सांकेतिक सूची है जिनको कदाचित कोई भी जातक किसी भी ज्योतिषाचार्य से पूछ सकता है। अब ज्योतिषाचार्य से पूछ सकता है तो निश्चित रूप से ज्योतिषाचार्य को जवाब देना होगा, और वो सब जवाब कहां से मिलेंगे? जब उनको महादशाओं के बारे में जानकारी होगी। ज्योतिषाचार्य को हमेशा जातक की पृष्ठभूमि को समझने का प्रयास करना चाहिए। पृष्ठभूमि को समझिए, अन्यथा आपका जो पूर्व अनुमान है वो असत्य सिद्ध हो सकता है ना। पहले देखना चाहिए कि जातक कैसा है, ग्रहों की स्थिति कैसी है, पृष्ठभूमि के अनुसार उसका रंग कैसा होना चाहिए, उसका डील डाल कैसा होना चाहिए, उसको क्या समस्याएं क्या होनी चाहिए, क्या उसको लाभ होने चाहिए। उदाहरण के लिए एक जातक किसी अन्य जातक की कुंडली लेकर के ज्योतिषाचार्य के पास आता है और उस जातक के विषय में सब कुछ जानना चाहता है। अभी वर्तमान में आप जुड़ रहे हैं SR एस्ट्रो क्लासेस से, और यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। यहाँ पर कुंडली के लग्न का विश्लेषण करते समय ज्योतिषाचार्य यह पाता है कि कुंडली के जातक का रंग रूप गहरे रंग का है ना। ये रंग रूप जो हम प्रथम भाव से देख लेते हैं, लग्न से देख लेते हैं, तो कुंडली के जातक का जन्म किस यूरोपियन देश में हुआ है और वह गौरी जाति का व्यक्ति है। अतः ज्योतिषाचार्य यह फल कथन नहीं कर सकता है कि जिस जातक के विषय में पूछा जा रहा है वह गहरे रंग रूप का है। पहले उसकी पृष्ठभूमि हम देख लो। अब जैसे अफ्रीका में हम जाते हैं तो अफ्रीका में बिल्कुल सब ऐसे मिलते हैं कि पूछे कोयले की खान से निकाले हुए, तो ये जरूरी नहीं है कि जो लग्न हो वो कहता है कि वैसे आप बहुत ज्यादा गोरे हो, ऐसा नहीं होता है ना। अफ्रीका में कोई गोरा होता ही नहीं है, लेकिन आपको पृष्ठभूमि की उसकी जानकारी यदि है तो आप उसको सटीकता से जवाब दे सकते हो। कहते हैं कि इस तरह के मामले में यह फल कथन करना चाहिए कि जातक गहरे लाल रंग का है। यदि जातक अफ्रीका का निवासी है और काली जाति से संबंधित है तो यह फल कथन करना चाहिए कि जातक के विषय में पूछा जा रहा है वो गहरे रंग रूप का है। अब देखो यहाँ पे गहरे लाल रंग का चटक रंग यहाँ हमें बता दिया गया है, ठीक है। सामान्य नियम अनुसार ऐसे लक्षण लग्नेश के स्वभाव अथवा लग्न के नक्षत्र अथवा लग्न को देखने वाले नक्षत्रों में से बलि नक्षत्र के अनुसार ज्ञात किए जा सकते हैं। यहाँ पर जो नक्षत्र बलि होगा उसके अनुसार ही ज्ञात किए जा सकते हैं। आगे चलते हैं। एक बुद्धिमान जो ज्योतिषाचार्य है का उसका प्रथम कर्तव्य है कि वह जातक के द्वारा पूछे गए प्रश्न से संबंधित भाव को ज्ञात करे कि उसमें किस भाव का। अब आप पूछेंगे कि कौन से भाव से क्या क्या जानकारी दी जाती है। यदि आपके ये प्रश्न आएंगे तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन से भाव से क्या देखा जाता है। प्रथम भाव से, द्वितीय भाव से, तृतीय भाव से, चतुर्थ भाव से, पंचम, षष्ठम, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, एकादश या द्वादश भाव से क्या देखा जाता है। उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति अपनी आजीविका के विषय में पूछता है तो सीधा सीधा हमें 10वें भाव पर जाना है। ज्योतिषाचार्य को सर्वप्रथम दशम भाव का विश्लेषण करना चाहिए, ना कि उसके लग्न का। उसके पश्चात जब दशम भाव के द्वारा बताए गए फलों का ज्ञान हो जाए तो उन फलों के प्राप्त होने के समय को संबंधित दशा के द्वारा, अभी संबंधित दशा कौन सी जिसकी हम बात कर रहे हैं, वंशोत्तरी दशा की हम बात कर रहे हैं, हम विंशोत्तरी दशा की यहाँ पर बात कर रहे हैं, द्वारा कहा जा सकता है। इसी तरह यदि प्रश्न विवाह से संबंधित हो तो ज्योतिषाचार्य को सीधा सीधा सप्तम भाव में बैठे ग्रह आदि का विश्लेषण करना चाहिए। तो यहाँ पर आपको समझ में आया होगा कि यदि जातक कोई भी व्यक्ति अपनी आजीविका के बारे में पूछ रहा है तो दशम भाव, यदि वह किसी अन्य चीज के बारे में पूछ रहा है तो जैसे विवाह के बारे में पूछा सप्तम भाव, यदि वो पूछता है आपसे कि मेरा विवाह क्या होगा, कैसे होगा, वो रंग रूप के बारे में पूछा है तो लग्न की ओर हमें जानना चाहिए। अगला पूर्व अनुमान करने की कई विधियां में के साथ कई प्रकार के दशाएं प्रचलन में है। इस प्रकार के अनगिनत दशा पद्धतियों में से निम्नलिखित 30 मुख्य दशाएं महत्वपूर्ण हैं, जिसमें विंशोत्तरी दशा सबसे ऊपर आती है।
है ना साहब। यहाँ पर हमने लिखा विंशोत्तरी दशा के बारे में। अब हम चलते हैं हमारे मुद्दे की ओर, विंशोत्तरी दशा की ओर चलते हैं। लेकिन उसके पहले हम ये जानेंगे कि जो 30 दशाएं हैं वो कौन कौन सी हैं। हमने लिखा कि निम्नलिखित मुख्य 30 दशाएं होती है, वो कौन कौन सी हैं, उनके बारे में हम जानकारी लेते हैं। निम्नलिखित 30 मुख्य महत्वपूर्ण दशाएं कौन कौन सी। सबसे पहले हमने कहा सबसे पहले आती है विंशोत्तरी दशा। कौन सी आती है? विंशोत्तरी दशा। दूसरे नंबर पे योगिनी। आप जन्म पत्रिका में देखते होंगे, जो बड़ी जन्म पत्रिका आती है उसमें आप सब लोग देखते होंगे कि फिर कालचक्र दशा, अष्टोत्तरी भी आती है उसमें, षोडशोत्तरी नहीं आती है, पंचोत्तरी भी नहीं आती है, सत्समा दशा, चतुर्शीति दशा, ये सब दशाओं के नाम हैं। 30 प्रकार की दशाएं हैं। द्विपदी दशा, षष्ट्यब्द दशा, षट्त्रिंशत् दशा और चर दशा के बाद आगे स्थिर दशा, कारक, मंडूक, योगाड़, त्रिकोण, पंचस्वर, अंशज, अष्टक वर्ग, पाचक। केंद्र दशा, ब्रह्मग्रह, सूर्य दशा, दग दशा, राशि दशा, पिंड दशा, नैसर्गिक संध्या और तार दशा। चलिए, ये 30 हो गई आपकी दशाएं। इन 30 दशाओं के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन आप जिस दशा के आज यहाँ बात करने के लिए बैठे हैं वो है आपकी विंशोत्तरी दशा। ठीक है सर, जो सबसे ऊपर आती है। आगे चलते हैं। उपरोक्त 30 प्रकार के दशाओं में से विंशोत्तरी दशा सारे भारतवर्ष में लोकप्रिय है। यद्यपि दक्षिण भारत में कुछ ज्योतिषाचार्यों द्वारा अष्टोत्तरी दशा का भी अनुसरण किया जाता है और उनके द्वारा किया भविष्य कथन उत्साहवर्धक होता है। योगी दशा पंजाब में चलती है। विंशोत्तरी दशा का कुल दशा काल 120 वर्ष है। हमारे जो प्रश्न थे वो ये थे कि विंशोत्तरी दशा का कुल दशा काल 120 वर्ष क्यों है। तो ऐसा विश्वास किया जाता है कि विंशोत्तरी दशा के आविष्कारक महर्षि पाराशर हैं, लेकिन मैं इस विश्वास से सहमत नहीं हूं। मैं अष्टोत्तरी दशा के बारे में ज्यादा कहना चाहूंगा। हालांकि विंशोत्तरी दशा मेरे लिए बहुत अच्छी है और मैं उसी से फलादेश करता हूं। इसका मुख्य कारण यह है कि यदि पाराशर दशा के आविष्कारक होते तो उनकी कुछ कृतियों में दशाफल कहने का पूर्ण विवरण और विधि विधान उपलब्ध होना चाहिए था, जबकि ऐसा नहीं है। आज तक हमने पढ़ा है कि पाराशर मुनि द्वारा विंशोत्तरी दशा निकाली गई और पाराशर जो का कथन ऐसा है वैसा है, लेकिन उसमें कहीं भी पूर्ण विवरण किसी भी दशाफल को कहने का नहीं है कि कैसा कैसा दशाफल होगा। हमारे पास यानी श्री साकेत पंचांग बूंदी राजस्थान के पास, SR एस्ट्रो क्लासेस के पास उनके द्वारा लिखी गई कुछ कृतियां उपलब्ध हैं। आज भी हमारे पास वो उपलब्ध है जो हमें ये मान के चलिए कि ज्ञान रूप में हमें प्राप्त हुई है और हमारे पूर्वजों से हमें प्राप्त हुई है। जहां तक सटीक फल कथन करने की विधि का संबंध है, उनमें से किसी में भी उस विधि को नहीं दिया गया है। मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने केवल इस पद्धति को लिख करके आगे बढ़ाया है। लिखा है कि सूर्य में सूर्य की दशा आने पर क्या होगा, सूर्य में सूर्य मतलब आचंभो राजी शगु केसु चंद्रमा मंगल राहु गुरु आने पर क्या होगा, केवल इतना उन्होंने लिखा है। लेकिन उन्होंने उसमें किसी प्रकार की गणितीय विधि को नहीं बताया है। अब यहाँ पर हमने कहा आपसे कि हमारे पास ऐसी ऐसी पुस्तकें हैं, लेकिन उसमें किसी भी पद्धति को लिख करके नहीं बताया है। विंशोत्तरी की बात करते हैं तो विंशोत्तरी का मतलब होता है 120वां अंक। अतः 120 के अंक पर आधारित घटनाओं के फल कथन की पद्धति को ही विंशोत्तरी दशा पद्धति कहा जाता है। इस दशा पद्धति के अज्ञात संस्थापक ने एक मनुष्य की अधिकतम आयु को 120 वर्ष सुनिश्चित किया है, जो वर्तमान समय में अर्थात कलयुग में थोड़ी मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है, लेकिन बहुत मुश्किल है कि कोई व्यक्ति 120 वर्ष तक अभी वर्तमान में जीवित रह सके। लेकिन मानना पड़ेगा, क्योंकि 120 वर्ष की हम कर रहे हैं। 120 वर्ष की इसका मतलब ये हुआ कि 120 साल की दशाओं का वर्णन हम कर रहे हैं। एक मनुष्य की आयु 120 वर्ष में घटित होने वाली जितनी भी विभिन्न घटनाएं हैं, उनके साथ तो मुख्य ग्रह और 2 छाया ग्रह वही उनको नियंत्रित करते हैं। यद्यपि इनका आवंटित दशा काल का वितरण समान मात्रा में नहीं है। देखिए वो कौन कौन से ग्रह हैं ये तो आप भी जानते होंगे। चलिए ग्रहों की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं 7 ग्रहों के। 7 मुख्य: सूर्य, चंद्रमा, मंगल,
बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ये तो हुए 7। और वो उपग्रह कौन से हैं, या छाया ग्रह कहेंगे इनको, छाया ग्रह भी कह सकते हैं। वो है आपका राहु और केतु। तो कुल ग्रहों की संख्या कितनी होगी हमारे पास? 9। ये 9 ग्रह हैं जो हमें आगे ले चलेंगे। 120 के अंक को एक नक्षत्र के विस्तार को ग्रहों की कुल संख्या से गुणा करके प्राप्त किया है। 120 अंक, पहली बात कैसे आया कि जो 13 डिग्री 20 कला जो है हमारा, ये एक नक्षत्र का विस्तार है। चूंकि ग्रह कितने हैं? 9 है, तो 9 है तो कितना होगा? देखिए 9 दूनी 18, 120 और 13 नाम 117। ये 118 ये 60 से ऊपर नहीं जाता है, भाग दिया प्राप्त हुआ 3। इसको 117 में जोड़ा तो 117 प्लस 3 ये आपके हो गए 120 अंक, यानी 120 वर्ष। अब इसके बाद हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। ये क्या कहता है कि विंशोत्तरी जो दशा पद्धति है, इस विंशोत्तरी दशा पद्धति के अंतर्गत विभिन्न ग्रहों का जो दशा काल है वह इस प्रकार है। प्रत्येक जो नक्षत्र है उसका जो एक घटी का मान होता है वह 60 होता है। ठीक है बच्चों, 60 होता है। अब ये 60 होता है तो घटिका के संदर्भ में प्रत्येक ग्रह की एक समय अवधि निम्नलिखित हो गई। घटिका के संदर्भ में सूर्य को 36 दिन का बताया गया है, चंद्रमा को 60, मंगल को 42, राहु को 108, बृहस्पति को 96, शुक्र को 120, केतु को बताया गया है आपका 42 दिन। इस प्रकार से शनि 114 दिन का हुआ। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब आओ अब ये देखें कि प्रत्येक ग्रह के दशा काल का किस प्रकार से निरूपण किया गया है। मैं यहाँ आपको बताऊंगा कि किस किस प्रकार से 120 साल होती है। चलते हैं, देखिए सबसे पहले मैं सूर्य की निकालना दिखाता हूँ आपको ना। सूर्य का घटी का मान कितना था? 36 गुणा 7। 36 तो इसने दिन बताए और 60 बताए इसने घटी। 36 तो दिन बताए, 60 बताए घटी। तो यहां पर कुल दिन हो गए 2160, क्योंकि हमारा साल 360 दिन में संपन्न हो जाता है, अतः यह हो गया 360 और इसको इसमें भाग लगाएंगे सीधा, तो यहां हो गया हमारा 6 वर्ष। 6 वर्ष यहां हमारा हो गया। तो साथियों हम बात कर रहे थे 120 साल की, और यहाँ पर कुछ तकनीकी खामी के कारण यहाँ रुकना पड़ा। ये 120 वर्ष कैसे हुई है ना, इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले सूर्य, देखिए सूर्य की जो दिन दशा बताएगी वो बताएगी 36 दिन। ठीक है, 36 दिन। आपने यहां देखा होगा कि देखो 36 दिन। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, जो इसका सूत्र है वो कहता है महादशा बराबर ग्रह दिन गुणा घटिका भाग 360 बराबर वर्ष, बस यही आएगा। अब यहाँ सूर्य की हो गई 36 गुणा 60 बराबर 6 36, 3 36 18 और 3 21, 2160 दिन हमारे पास आ गए। 2160 दिन को साल में बदलेंगे तो हमारा जो चंद्रवर्ष होता है वो होता है 360 दिन का, इसलिए सीधा हमने 360 का भाग लगाया तो 2100। ये तो मैं ऐसे लगा के दिखा देता हूँ आपको ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो देखो 360 गुणा
छः 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 36 के 6 हासिल के 3 हो जाएंगे। ये लीजिए, ये हमारा भाग गया 6 बार 2160 आ गए, और यहाँ पे इसको क्रॉस 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 कर, तो हमारे पास जो आंसर आया वो आया 6 वर्ष। और अब आप देखेंगे कि सूर्य की जो महादशा है वो कितनी है, 6 वर्ष। अब चंद्रमा की निकालते हैं। देखें चंद्रमा क्या कहता है, चंद्रमा की हमारे पास 60 दिन, इसको किससे गुणा करेंगे, 60 से गुणा करेंगे, उत्तर हुआ 3600, इसमें भाग लगाएंगे 360 का फिक्स बराबर 10 वर्ष। तो चंद्रमा की जो महादशा है वो हमारे पास आती है 10 वर्ष। ठीक है ना। अब हम निकालते हैं मंगल की। अब हमने मंगल के दिन कितने लिखे थे, अगर याद नहीं हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मंगल के हमने लिखे थे 42 दिन। अब हमें वही करना है, हमें क्या करना है, मंगल 42 गुणा 60 बराबर 6 दूनी 12, हाथ का 1, 24 और 1 25, 2520, 2520 में 360 का भाग लगाएंगे, 2520 में 360 का भाग लगाएंगे, तो 6 सत्ते 42, हाथ के 4, यानी हमारे पास जाएगा 7 बार में भाग। फिर भी करके देखते हैं, 252 में 36 का भाग, 6 सत्ते 42, हाथ के 4, 7 के 21 और 4 25, यानी 7 बार भाग गया हमारा 7 बार। ये हो गया आपका 7 वर्ष, यानी जो मंगल की महादशा है वो होती है आपकी 7 वर्ष। बुध की फिर मंगल आचम भो रा, मतलब राहु की हम बात करते हैं, पहले लिख लेते हैं रा जी मतलब गुरु, फिर श मतलब शनि, बु मतलब बुध, के मतलब केतु, शु मतलब शुक्र। फिर हम इनके सबसे लास्ट में एक साथ जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर हम पहले सबको एक साथ लिखते हैं। राहु के हमने बताए थे आपको 108 दिन, ठीक है सर। गुरु के हमने बताया आपको 96 दिन, शनि के बताए 114 दिन, बुध के हमने आपको बता दिए थे 102 दिन, केतु के 42 दिन, और शुक्र के बताया था हमने सबसे ज्यादा 120 दिन। चलिए मिला लेते हैं, शुक्र 120 दिन, केतु 42, बुध 102, शनि 114। चलिए अब इन सबको करना है हमें 60 से गुणा, क्योंकि घटिका कितनी होती है, 60 होती है। वार्षिक 72 7200 डिवाइड बाई 360 बराबर 36 2 72, 20 वर्ष, 36 2 72 20 वर्ष, यानी हमारे शुक्र की प्राप्तियों में 20 साल। अब केतु की ओर चलते हैं। तो केतु और मंगल दोनों के 42 दिन हैं, तो वही मंगल से 42 गुणा 60 42 गुणा 60, यहाँ होगा हमारा 2520 डिवाइड 360 बराबर 7 वर्ष। यहाँ हो गए 6 दूनी 12, 0 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 0 6 एकम 6, यानी 6120 दिन डिवाइड बाई 60। 102 को 6 से गुणा कर लेते हैं, तो 102 को 6 से गुणा 6 होता है 6 दूनी 12, बिल्कुल सही यहाँ पर है। तो हमारे हो गई है 36 360 36 2 72, यानी एक बार भाग गया। और फिर गया हमारा 1 0 से 0 काट लो, ऐसा सही रहेगा।
36 ढाई 360 36 20 720 यानी 7 बार हो जाएगा। 17 गुणा 36 करके देख लेते हैं। 6 7 42 8 3 4 6 कम 6 4 10 गुणा 7 21 8 2 3 कम 3 2 1 5 6 1 2 6 बिल्कुल सही। 17 वर्ष यहाँ पर हमारे पास बुद्ध की आयु, यानी हमारे बुद्ध होता है वो होता है 17 साल का। ठीक है, बुद्ध के बाद अपन बात करते हैं, ऊपर से राहु की बात कर लेते तो राहु में जो संख्या आती है 108 गुणा 6 96 गुणा 60 और 114 गुणा 60, इन तीनों को मैं एक साथ लिख दे रहा हूं यहाँ पर। 114 624 2 6 कम 6 6 कम 6 2 8 6 कम 6 6 8 4 0 भाग 360 0 से 0 से 0 से 0 से 0। अब हमारे पास सीधी सीधी संख्या आ गई है राहु। अब देखो यहाँ पर था 612, यहाँ है 648, यानी राहु यहाँ 17 वर्ष था तो यहाँ हो जाएगा 18 वर्ष, क्योंकि इसमें ज्यादा अंतर नहीं है। 648 माइनस 612 तो ये हो गया 36 साल का अंतर है, यानी 36 का भाग देना है तो एक बार हमारा यहाँ पर बढ़ गया। छियानवे गुणा 60 हमने यहाँ पर कर लिया और फिर यहाँ पर हो गया हमारा 5760। अब देखते हैं कितनी बार में भाग आता है। तो 5760, अब देखो हमारे पास संख्या समझ में हमें आने लगी है। 576, 648 में 576 का भाग मतलब कम किया हमने, या सीधा हम भाग लगाएंगे 36 का, तो 36 एकम 36 एक बार तो जाएगा ही जाएगा। और फिर ये हो गया आपका 576 में 36 का भाग, 36 से कम 36, 1 बचा 2 बचा 6 बचा, तो 36 गुणा 6 6 चंग 36 36 18 18 3 21, यानी 16 वर्ष। यहाँ पर हमारा जो उत्तर आएगा वो कितना आएगा? 16 साल। तो हमारे यहाँ पर क्या हो गया, गुरु कितना हो गया? 16 साल। अब बात करते हैं शनि की। तो शनि में 684 है, यहाँ पर 648 है। सुबह उससे बात है 48 में 36 जोड़ेंगे तो 84 होते हैं, तो यहाँ सीधा सीधा हमारे पास आ गया 19 वर्ष। ठीक है मित्रों, ये हो गई हमारी सारी की सारी कहानी। अब सब कुछ तैयार कर लिया तो हमने लिखा सूर्य 6 वर्ष, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु। चंद्रमा 10 वर्ष, ठीक है। मंगल 7 वर्ष, बुध 17 वर्ष, गुरु 16 वर्ष, शुक्र 20 वर्ष, शनि 19 वर्ष, राहु 18 वर्ष, केतु फिर से 7 वर्ष, क्योंकि मंगल और केतु दोनों समान होते हैं। ठीक है, इन सबको जब हम जोड़ेंगे तो हम यहाँ पे कैलकुलेटर की मदद जरूर लेंगे अब की बार, क्योंकि काफ़ी लंबी संख्या हो गई है। हालांकि इसमें आवश्यकता नहीं है जोड़ने की, क्योंकि 120 साल आएगा। तो हम यहाँ पर करते हैं 6 + 10 + 7 + 17 + 16 + 20 + 19 + 18 + 7
ये आपको दिखाई दे रही होगी 120 वर्ष यहाँ पर आ गए हैं। चलिए दोस्तों, तो ये इस प्रकार से कुल जो विच्छोदरी दशा है वो होती है 120 वर्ष। तो आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम।